हेलो डियर स्टूडेंट्स, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 5 विषय गणित पाठ 12 स्मार्ट चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया में खरगोश। पहले ऑस्ट्रेलिया में कोई खरगोश नहीं थे। 1780 में ऑस्ट्रेलिया में खरगोश लाए गए। उस समय वहाँ पर ऐसा कोई जानवर नहीं था जो खरगोशों को खाता हो, इसलिए वहाँ पर खरगोश जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। सोचो उन्होंने फसलों का क्या किया होगा। नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं कि खरगोशों की हर साल कितनी बढ़ोतरी हुई। तो अगर हम इस तालिका को देखें तो तालिका में शुरू में खरगोशों की संख्या 10 थी। एक साल बाद खरगोशों की संख्या 18 हो गई। 2 साल बाद खरगोशों की संख्या 32 हो गई। 3 साल बाद खरगोशों की संख्या 58 हो गई और 4 साल बाद खरगोशों की संख्या 108 हो गई। अब हमें इस तालिका को देखकर कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हर साल के बाद खरगोशों की संख्या पिछले साल की संख्या के दुगने से कुछ कम थी, पिछले साल की संख्या से दुगनी थी, पिछले साल की संख्या से 8 ज़्यादा थी या पिछले साल की संख्या के दुगने से कुछ ज़्यादा थी। तो हम तालिका को देखें तो शुरू में खरगोशों की संख्या 10 थी। एक साल बाद खरगोशों की संख्या 18 हो गई और 2 साल बाद खरगोशों की संख्या 32 हो गई। 3 साल बाद 58 और 4 साल बाद 108। अब अगर हम पहले ऑप्शन के हिसाब से देखें कि खरगोशों की संख्या पिछले साल की संख्या के दुगने से कुछ कम थी, तो 10 का दुगना अगर हम करें तो 10 दूनी 20 होगा। 10 दूनी 20 आता है, लेकिन एक साल बाद खरगोशों की संख्या 18 है, मतलब ये दुगने से कुछ कम थी। अब 2 साल बाद खरगोशों की संख्या 32 है और 18 का अगर हम दुगना करें तो 18 दूनी 36 आता है, लेकिन 32 18 के दुगने से कुछ कम है। इसी तरह 3 साल बाद खरगोशों की संख्या 58 है। अगर हम 32 का दुगना करें तो 64 आता है, लेकिन 58 64 32 के दुगने से कुछ कम है। और 4 साल बाद 108 हो जाती है खरगोशों की संख्या। तो 58 का अगर हम दुगना निकालें तो 116 आता है, लेकिन 108 58 के दुगने से कुछ कम है। इस तरह तालिका को देखने पर हमें पता चलता है कि खरगोशों की संख्या पिछले साल की संख्या के दुगने से कुछ कम थी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा का। हर साल के बाद खरगोशों की संख्या पिछले साल की संख्या के दुगने से कुछ कम थी। अब अगला क्वेश्चन है, छठे साल के अंत में खरगोशों की संख्या हो गई लगभग 400, 600, 800। तो हम तालिका को देखें तो 4 साल बाद खरगोशों की संख्या 108 है, तो 5 साल बाद 108 का दुगना 216 होगा,
लेकिन खरगोशों की संख्या दुगने से कुछ कम है, इसलिए खरगोशों की संख्या 206 के लगभग होगी। अब 6 साल बाद अगर हम खरगोशों की संख्या निकालें तो 206 का दुगना 412 आता है, लेकिन खरगोशों की संख्या दुगने से कुछ कम है, इसलिए यहाँ 400 आएगा। इस तरह छठे साल में खरगोशों की संख्या लगभग 400 हो गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 400। छठे साल के अंत में खरगोशों की संख्या लगभग 400 हो गई। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, किस साल के बाद खरगोशों की संख्या 1000 को पार कर गई? तो 6 साल के बाद खरगोशों की संख्या लगभग 400 है। जब हम 7वें साल में खरगोशों की संख्या निकालेंगे तो 400 का दुगना 800 आएगा, लेकिन खरगोशों की संख्या दुगने से कुछ कम है, इसलिए लगभग 786 के आसपास 7वें साल में खरगोशों की संख्या होगी। लेकिन हम अगर 8वें साल में खरगोशों की संख्या निकालें तो 786 में हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 2 छिंग 12 की 2 हासिल की 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 की 7 हासिल की 1, 2 सत्ते 14 और 1 15। इस तरह 8वें साल में खरगोशों की संख्या 1572 आती है। तो 8वें साल के बाद खरगोशों की संख्या 1000 को पार कर गई, मतलब 1788 में 8 साल बाद खरगोशों की संख्या 1000 को पार कर गई। ठीक है। इनको हमने यहाँ भी करके दिखाया है। पहले का दूसरे का 400 और तीसरे का 1788, मतलब 8 साल के बाद खरगोशों की संख्या 1000 को पार कर गई। परिवार वृक्ष। माधव अपने माता पिता के साथ एक शादी में गया। वहाँ वह बहुत सारे रिश्तेदारों से मिला, पर वह सबको नहीं जानता था। वह अपनी माँ के दादा से मिला और उसे पता लगा कि उसकी माँ की दादी जिंदा नहीं हैं। उसे यह भी पता लगा कि उसकी माँ की दादी की माँ उसकी माँ की दादी की माँ अभी जिंदा हैं और उनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है। माधव उलझ कर रह गया। वह अपनी माँ की दादी की माँ के बारे में तो सोच भी नहीं पा रहा था, इसलिए माधव की माँ ने उसको समझाने के लिए एक परिवार वृक्ष बनाया। ये माधव की माँ ने एक परिवार वृक्ष बनाया है। ये माधव है, ये माधव की माँ है शोभना जिनका नाम है, और ये शोभना की माँ है, मतलब माधव की नानी, और ये शोभना की नानी है और ये शोभना के नाना है, मतलब ये माधव के परनाना परनानी हैं। और शोभना की नानी की माँ मतलब शोभना की परनानी और माधव की पर नाना और पर नानी है। मतलब
माधव के माता पिता दूसरी पीढ़ी में हैं। तीसरी पीढ़ी में माधव के नाना नानी हैं। चौथी पीढ़ी में माधव के परनाना परनानी हैं। और पांचवी पीढ़ी में माधव के परपर नाना परपर नानी हैं। माधव की माँ ने इस चित्र से माधव को उसके परिवार के बारे में समझने में मदद की। तुम भी अपने बड़ों के बारे में ऐसे ही परिवार वृक्ष की मदद से पता लगा सकते हो। माधव के परिवार वृक्ष को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर दो। पहला क्वेश्चन है, शोभना के कुल कितने परनाना परनानी हैं? तो ये शोभना है, ये शोभना की माँ है, और ये शोभना की नाना है, नानी है, और ये शोभना के नाना है। शोभना की माँ शोभना की नानी होंगी, और शोभना की नानी की माँ उनकी परनानी होंगी, और उनके पिता उसके परनाना होंगे। तो शोभना की नानी के माता पिता शोभना के परनाना परनानी हैं, और शोभना के नाना के माता पिता भी शोभना के परनाना परनानी हैं। इस तरह शोभना के कुल 4 परनाना परनानी होंगे। तो शोभना के कुल 4 परनाना परनानी हैं। अब अगला क्वेश्चन है, माधव के कुल कितने परपर नाना परपर नानी हैं? तो ये माधव है, ये माधव की माँ है, और माधव की नानी ये है, और ये माधव के परनाना परनानी है। ठीक है। और सबसे लास्ट मतलब 5वीं पीढ़ी में माधव के परपर नाना और परपर नानी हैं। तो अगर हम इनको गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह माधव के कुल 8 परपर नाना और परपर नानी हैं। मतलब 4 परनाना और 4 परपर नानी, 4 परपर नाना है और 4 परपर नानी है। तो माधव के कुल 8 परपर नाना और परपर नानी हैं। शोभना के परनाना परनानी 4 थे, और माधव के परपर नाना और परपर नानी कितने हैं? 8 हैं। अब अगला क्वेश्चन है, माधव की 7वीं पीढ़ी में कुल कितने बड़े होंगे? तो अगर हम इस परिवार वृक्ष को देखें तो माधव की तीसरी पीढ़ी में 2 सदस्य थे, चौथी पीढ़ी में 4 सदस्य थे, और 5वीं पीढ़ी में 8 सदस्य हैं। मतलब हर पीढ़ी में दुगने सदस्य होते जा रहे हैं। तो तीसरी पीढ़ी में 2 थे, 2 का दुगना 4, तो चौथी पीढ़ी में 4 सदस्य हो गए। 5वीं पीढ़ी में 4 का दुगना 8, तो छठी पीढ़ी में 8 का दुगना 16, और 7वीं पीढ़ी में 16 का दुगना 32। तीसरी पीढ़ी में 2 सदस्य थे, तीसरी पीढ़ी में 2 सदस्य थे, चौथी पीढ़ी में 4 सदस्य हो गए, 5वीं पीढ़ी में 8 सदस्य हो गए,
छठी पीढ़ी में 16 सदस्य होंगे और 7वीं पीढ़ी में 32 सदस्य होंगे। इस तरह माधव की 7वीं पीढ़ी में कुल 32 बड़े होंगे। अगर माधव इस परिवार वृक्ष को आगे बढ़ाए तो किस पीढ़ी में 128 बड़े होंगे। तो हमने देखा कि 7वीं पीढ़ी में 32 सदस्य थे, तो 8वीं पीढ़ी में 32 गुणा 2 मतलब 64 सदस्य होंगे 8वीं पीढ़ी में, और 9वीं पीढ़ी में 64 गुणा 2 मतलब 128 सदस्य होंगे। तो अगर माधव इस परिवार वृक्ष को आगे बढ़ाए तो उसकी 9वीं पीढ़ी में 128 बड़े होंगे। ठीक है, तो माधव की 9वीं पीढ़ी में 128 बड़े होंगे। गर्म और ठंडा। क्या तुमने टीवी या अखबार में मौसम की खबर देखी है? ये 2 बार चार्ट हैं। इनमें 2 अलग अलग दिनों में 4 शहरों का अधिकतम तापमान दिखाया गया है। ये शहर हैं दिल्ली, शिमला, बेंगलोर और जैसलमेर। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, 1 जून को दिल्ली का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है, शिमला का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है, बेंगलोर का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है और जैसलमेर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है। अब पहला क्वेश्चन है, वार चार्ट से पता करो 1 जून को कौन सा शहर सबसे गर्म है। तो 1 जून को अगर हम बार चार्ट में देखें तो 38 डिग्री सेल्सियस सबसे ज़्यादा है, मतलब जैसलमेर शहर 1 जून को सबसे गर्म है, क्योंकि जिसका तापमान सबसे ज़्यादा होगा वही शहर सबसे गर्म होगा। तो 1 जून को जैसलमेर का तापमान सबसे ज़्यादा है, इसलिए 1 जून को जैसलमेर शहर सबसे गर्म है। अगला है, 1 दिसंबर को कौन सा शहर सबसे ठंडा है। तो 1 दिसंबर को अगर हम देखें तो दिल्ली का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस है, शिमला का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, बेंगलोर का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है और जैसलमेर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। इस बार चार्ट को देखने पर हमें पता चलता है कि 1 दिसंबर को सबसे कम तापमान शिमला का है, इसलिए 1 दिसंबर को शिमला शहर सबसे ठंडा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, किस शहर में 1 जून और 1 दिसंबर के बीच तापमान में सबसे कम बदलाव आया। तो अगर हम इन दोनों बार चार्ट को देखें तो दिल्ली का तापमान 1 जून को 33 डिग्री सेल्सियस है और 1 दिसंबर को 23 डिग्री सेल्सियस है, मतलब दिल्ली के तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। 33 में से जब हम 23 को घटाएंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर आएगा। 1 जून को शिमला का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है और 1 दिसंबर को शिमला का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम 22 में से 10 को घटाएं तो शिमला के तापमान में
12 डिग्री सेल्सियस का अंतर आता है। इसी तरह बेंगलोर का तापमान 1 जून को 28 डिग्री सेल्सियस है और बेंगलोर का तापमान 1 दिसंबर को 24 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर हम बेंगलोर के तापमान में अंतर निकालें 1 जून और 1 दिसंबर के, तो 28 में से 24 को घटाने पर बेंगलोर के तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस का अंतर आता है। जैसलमेर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है 1 जून को और जैसलमेर का तापमान 1 दिसंबर को 25 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर हम जैसलमेर के तापमान में अंतर निकालें तो 38 में से 25 को घटाने पर 13 डिग्री सेल्सियस का अंतर आता है। इस तरह इन सभी शहरों के तापमान के अंतर निकालने पर बेंगलोर शहर के तापमान में 1 जून से 1 दिसंबर के बीच सबसे कम अंतर आता है। तो बेंगलोर शहर में 1 जून और 1 दिसंबर के बीच तापमान में सबसे कम 4 डिग्री सेल्सियस बदलाव आया। बढ़ते हुए पौधे का चार्ट। अमित ने मूंग की दाल के कुछ बीज जमीन में डाले। पहले 4 दिनों में पौधे की लंबाई 1.4 सेंटीमीटर हो गई, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। उसके बाद वह तेज़ी से बढ़ने लगा। हर 4 दिन बाद अमित ने पौधे की लंबाई नापी और अगले पृष्ठ पर बने चार्ट में बिंदु लगाया। उदाहरण के लिए अगर हम चौथे दिन पर लगे बिंदु को देखें तो पता लगेगा कि पौधे की लंबाई 1.4 सेंटीमीटर 1.4 सेंटीमीटर है। हर बिंदु की ऊंचाई को देखो और तालिका से जांचो कि अमित ने बिंदु ठीक लगाए हैं कि नहीं। तो चौथे दिन पौधे की लंबाई 1.4 सेंटीमीटर है। 8वें दिन पौधे की लंबाई 5.3 सेंटीमीटर है। 12वें दिन पौधे की लंबाई 9.5 सेंटीमीटर है। 16वें दिन पौधे की लंबाई 10.2 सेंटीमीटर है और 20वें दिन पौधे की लंबाई 10.9 सेंटीमीटर है। अब हम देखते हैं कि अमित ने बिंदु ठीक लगाए हैं कि नहीं। तो चौथे दिन पौधे की लंबाई 1.4 सेंटीमीटर है। अब हम चार्ट में देखते हैं कि चौथे दिन पौधे की लंबाई 1.4 सेंटीमीटर है। ये बिंदु अमित ने ठीक लगाया है। अब 8वें दिन पौधे की लंबाई 5.3 सेंटीमीटर है। तो 8वें दिन पौधे की लंबाई 5.3 सेंटीमीटर है। ये भी बिंदु अमित ने ठीक लगाया है। अब 12वें दिन 9.5, 16वें दिन 10.2 और 20वें दिन 10.9। अब हम चार्ट को देखें तो 12वें दिन बिंदु की लंबाई 9.5
5 है। 16वें दिन पौधे की लंबाई 10.2 है और 20वें दिन पौधे की लंबाई 10.9 सेंटीमीटर है। मतलब अमित ने बिंदु ठीक लगाए हैं। अब ग्राफ से पता करो किन दिनों में पौधे की लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ी। 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 या 16 से 20। तो अगर हम चार्ट को देखें तो यहाँ 8 से 12 के बीच पौधे की लंबाई सबसे ज़्यादा बड़ी है, इसलिए 8 से 12 दिनों में पौधे की लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ी। 14वें दिन पौधे की लंबाई कितनी होगी, अंदाज़ा लगाओ। तो 12वें दिन पौधे की लंबाई 9.5 है और 16वें दिन पौधे की लंबाई 10.2 है। मतलब 14वें दिन पौधे की लंबाई 9.5 से अधिक और 10.2 से कम होगी। इसका मतलब है 14वें दिन पौधे की लंबाई 8.7 तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये 9.5 से कम है, और 10.5 भी नहीं हो सकती, क्योंकि 16वें दिन पौधे की लंबाई 10.2 है और 16वें दिन पौधे की लंबाई 10.2 है। तो 14वें दिन पौधे की लंबाई 9.9 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, क्या यह पौधा हमेशा बढ़ता रहेगा? 100वें दिन पौधे की लंबाई क्या होगी, अंदाज़ा लगाओ। तो नहीं, पौधा हमेशा नहीं बढ़ेगा। एक निश्चित समय के बाद पौधे की लंबाई बढ़ना बंद हो जाएगी। लेकिन अगर 100वें दिन पौधे की लंबाई का हम अंदाज़ा लगाएं तो 100वें दिन पौधे की लंबाई लगभग 17 से 18 सेंटीमीटर होगी।